हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए ओल्ड पेपर करने वाले हैं। दोस्तों एमपी टेट 2024 में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आज हम 8 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। दोस्तों आज हम पर्यावरण के पूरे 30 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 61 पर। पेड़ों के संरक्षण का आंदोलन था। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, पेड़ों के संरक्षण के लिए आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए है साइलेंट वैली, ऑप्शन बी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी है अपेक्को आंदोलन, ऑप्शन डी है जंगल बचाओ आंदोलन। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड। कहाँ पे हुआ दोस्तों? उत्तराखंड में। किस जिले में हुआ था? तो चमोली जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? चमोली जिले में। ठीक है दोस्तों, चमोली जिले में। चमोली जिले में। दोस्तों इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके प्रणेता कौन थे दोस्तों? तो प्रणेता पूछता है तो कौन थे इसके प्रणेता? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे दोस्तों? बहुगुणा। दोस्तों यदि पूछता है संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे तो संबंधित व्यक्ति हो जाएगा गोरा देवी। कौन थी दोस्तों? गोरा देवी। और कौन हो जाएगा दोस्तों? गोरा देवी और चंदी प्रसाद भट्ट। कौन हो जाएगा दोस्तों? चंडी प्रसाद भट्ट। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। साइलेंट वैली के बारे में जान लेते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो साइलेंट वैली कहाँ है दोस्तों? शांत घाटी केरल में। कहाँ पे दोस्तों? शांत घाटी केरल। कहाँ है दोस्तों? केरल में। कहाँ हो जाएगी दोस्तों? केरल में। ठीक है दोस्तों, अपेक्को आंदोलन पूछे दोस्तों तो क्या बताओगे दोस्तों? अपेक्को आंदोलन पांडुरंग हेगड़े। कौन है दोस्तों? तो इसके हो जाएंगे पांडुरंग हेगड़े। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कर्नाटक। कहाँ हुआ था? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे अपेक्को आंदोलन के कौन है दोस्तों? पांडुरंग हेगड़े। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कर्नाटक में हुआ था। साइलेंट वैली कहाँ पर दोस्तों? तो साइलेंट वैली कहाँ पर दोस्तों? केरल में। कहाँ है? शांत घाटी केरल में। ठीक है दोस्तों, साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। यह साबित करने के लिए सही कथन चुने कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए है दोनों विषयों में विज्ञान है। दोनों विषयों को विज्ञान शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। स्कूल में विज्ञान और ईवीएस दोनों विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी है विज्ञान ने पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण अध्ययन विज्ञान से संबंधित है तो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विज्ञान ने पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट नामक पर्वत श्रृंखला जिसे दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। देखो पश्चिमी घाट नामक पर्वत श्रृंखला दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। तो ये कहाँ है दोस्तों? केरल में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तीनों राज्यों में है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो
जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है सौर, ऑप्शन डी है जल। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। पर्यावरणविद के अनुसार विवादास्पद पौधा है, विवादास्पद पौधा है, कौन सा पौधा है दोस्तों। ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है यूकलिप्टस, ऑप्शन डी है नीम। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो पर्यावरण के अनुसार विवादास्पद पौधा है, तो कौन सा पौधा विवादास्पद है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, यूकेलिप्टस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यूकेलिप्टस। दोस्तों यूकेलिप्टस को भारत में क्या बोलते हैं, सफेदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सफेदा पौधा के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा लंबा लंबा होता है, काफी लंबाई होती है इस पौधे की, सफेदा पौधा के नाम से ज्यादातर जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे नीलगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो नीलगिरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नीलगिरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कौन सा है, यदि प्रश्न आता है पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कौन सा है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, यूकेलिप्टस। क्या है दोस्तों, यूकेलिप्टस। इसकी उत्पत्ति पूछेगा तो कहाँ हुई इसकी उत्पत्ति दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो उत्पत्ति इसकी कहाँ हुई है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हुई है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कहाँ होगी, कहाँ हुई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसे याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यूकेलिप्टस क्या है दोस्तों, यह क्या करता है, यह जमीन से पानी को ज्यादा सोखता है। क्या करता है दोस्तों, जो सफेदा का पौधा होता है, नीलगिरी का पौधा होता है, वृक्ष होता है, ये क्या होता है दोस्तों, वृक्ष होता है। ये क्या करता है, जमीन से पानी को ज्यादा क्या करता है, सोखता है, पानी को ज्यादा सोखता है। इसलिए इस पेड़ को लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्या नहीं दी जाती दोस्तों, सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा सोखता है। तो यह इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। यूकेलिप्टस कहते हैं, भारत में से सफेदा या नीलगिरी भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। बच्चों के साथ गतिविधियां करना तभी संभव होगा जब शिक्षक को पता नहीं, ऑप्शन ए है शिक्षक को पता नहीं वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऑप्शन बी है शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए उसका संचालन करता है, ऑप्शन सी है शिक्षक उन्हें गतिविधि आधारित अधिगम के लिए प्रधान अध्यापक के निर्देश का पालन करने को दिखावा करता है, ऑप्शन डी है शिक्षक का मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चे को अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, बच्चों के साथ गतिविधि करना तभी प्रभावी होगा जब, कब होगा, जब शिक्षक का मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा को समझने में मदद करेगी। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। कुत्तों और बिल्ली के आश्रय को क्या नाम दिया गया है। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। तो कुत्ते और किसको, तो कुत्ते और बिल्ली के आश्रय को क्या नाम दिया गया है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। केनल बोलते हैं, सहकारी बोलते हैं, कुटिया बोलते हैं, खलिहान बोलते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, कुत्ता और बिल्ली को रखने के स्थान को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो केनल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केनल कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 68। राज राजेश्वर मंदिर स्थित है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है तंजावुर, ऑप्शन सी है तंजावुर, ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो राज राजेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, तंजावुर में स्थित है। तो तंजावुर दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु
तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? प्रश्न आता है इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण होगा कब होगा दोस्तों? निर्माण होगा 1003 से 1010 ईस्वी। कब होगा दोस्तों? 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। देखो दोस्तों तो ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चोल शासक ने। किसने करवाया था दोस्तों? तो चोल शासक ने करवाया था। किसने करवाया था? चोल शासक। किसने? तो चोल शासक ने। तो चोल शासक ने करवाया था। कौन थे दोस्तों? चोल शासक जो प्रथम थे उनका नाम है चोल शासक प्रथम, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था उनका नाम है राज। ठीक है दोस्तों, राज चोल ने करवाया था। उनका नाम क्या है? राज चोल। इसलिए इस मंदिर का नाम राजराजेश्वर मंदिर रखा गया। इनके नाम के ऊपर इस मंदिर का नाम रखा गया। कि इनके नाम के ऊपर? राज के नाम के ऊपर। ये चोल शासक थे। कौन से शासक थे दोस्तों? चोल शासक थे। इसका निर्माण कब करवाया था? तो 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ। तंजावुर में है। कहाँ पर तंजावुर पड़ता है ये दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, राजराजेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 19। तो भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है वर्तमान में, आज की डेट में। अब वर्तमान में पूछेगा तो भारत के पास कितने विश्व धरोहर हो गए दोस्तों? तो 43। याद रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में कितने हैं? तो 43 हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें से बता दूं 35 हैं सांस्कृतिक हैं। कौन से हैं? सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं। सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं। सांस्कृतिक। ठीक है दोस्तों, 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं दोस्तों। 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक हमारा बचता है कौन सा दोस्तों? कंचनजंगा। कौन सा वाला दोस्तों? तो एक बचता है कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हो सकता है अगली बार इसी से रिलेटिव यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो वर्तमान में हमारे पास कितने हैं दोस्तों? तो वर्तमान में संख्या पूछेगा तो 43 हैं। कितने हैं? 43, जिसमें से 35 सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं, 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कितने हो गए दोस्तों? 43। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए कार्यान्वित है? किसके लिए? ग्राम पंचायत, पेयजल, सिंचाई, मछली पालन और वनीकरण के लिए समन्वित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है जोहड़, ऑप्शन बी है मीरू, ऑप्शन सी है हरियाली, ऑप्शन डी है नीरू। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाली। कौन सा दोस्तों? हरियाली परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तो इस परियोजना से क्या क्या फायदे हैं? सो ग्राम पंचायत में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य मछली पालन, वनीकरण के लिए कार्यान्वित है। किसके लिए कार्य कर रही है दोस्तों? इन सभी के लिए क्या कर रही है? कार्य कर रही है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए है भूमि और जल उपयोग की समस्याओं को पूरा करना, ऑप्शन बी है बढ़ती जनसंख्या को बनाए रखना, ऑप्शन सी है जीवन स्तर में वृद्धि,
ऑप्शन डी है अपने संसाधनों का सतत वितरण, अपने संसाधनों का सतत वितरण। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य है भूमि और जल उपयोग की समस्याओं को पूरा करना। क्या उद्देश्य है दोस्तों? भूमि और जल की उपयोग की समस्याओं को पूरा करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 72। हिमपात एक शीतकालीन तूफान है। हिमपात क्या है दोस्तों? एक शीतकालीन तूफान है जिसमें वर्षा का प्राथमिक रूप बर्फ होता है और ऐसा तूफान 32 मील प्रति घंटे से ऊपर हवाओं के साथ होता है जो दृश्यता को गंभीर रूप से कम कर देता है। यह बन जाता है। यह किससे बनता है? तो देखो ऑप्शन ए है बर्फीला तूफान बोलते हैं इसे, ऑप्शन बी है खतरों, ऑप्शन सी है अतिताप, ऑप्शन डी है हवा। दोस्तों किसके कारण बनता है जल्दी से बताइएगा। तो ये बनता है दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके बनता है दोस्तों? तो बर्फीला तूफान। किससे बनता है दोस्तों? तो बर्फीला तूफान से बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, बाघों को उनकी हड्डियों के कथित औषधि गुणों के लिए बड़े पैमाने पर मार दिया जाता है। देखो बाघों को उनकी हड्डियों के कथित औषधि गुणों के लिए बड़े पैमाने पर मार दिया जाता है जिसका उपयोग किया जाता है। देखो बाघों की जो हड्डियां होती हैं उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन ए है चाइनीज दवाई, ऑप्शन बी है जापानी फर्नीचर, ऑप्शन सी है फाइटो मेडिसिन, ऑप्शन डी है हर्बल मेडिसिन। दोस्तों इनकी जैसे बाघों की हड्डियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो बाघों की हड्डियों का उपयोग किया जाता है चाइनीज दवा बनाने के लिए। किसके लिए दवा बनाने के लिए दोस्तों? तो चाइनीज दवा बनाने के लिए बाघों की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। और यदि चमड़ी की पूछे दोस्तों तो क्या बताओगे? इनकी खाल का उपयोग किसमें किया जाता है बताओ जल्दी से। इसकी खाल का उपयोग चमड़ी का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो चमड़ी का उपयोग जो चूहा होता है, क्या बोलते हैं दोस्तों? चूहा क्या है? तिब्बतियों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। क्या है? चूहा क्या है? तिब्बती लोग होते हैं ना, तिब्बतियों द्वारा पहना जाने वाला क्या है? वस्त्र है। क्या है दोस्तों? वस्त्र है, जिसे क्या बोलते हैं? चूहा। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो चूहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चूहा बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न आता है तिब्बतियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है जो बाघों की खाल से बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो चूहा कहते हैं। याद रखेंगे चूहा, अच्छे से याद रखेंगे चूहा ऐसे। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तिब्बतियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। इसरो ने कितनी दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। देखो इसरो ने 700 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर और 300 मीटर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है जल्दी से बताइएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसरो का मुख्यालय कहाँ है जल्दी से बताइएगा। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। कहाँ पर है दोस्तों? तो बेंगलुरु। कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु। याद रखेंगे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष पूछता है तो कौन है दोस्तों? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सोमनाथ। ठीक है दोस्तों, इसरो का गठन पूछता है, गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसरो का गठन कब हुआ जल्दी से बताइएगा। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 2000
नहीं 1969 को, सॉरी 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो का क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। कृत्रिम सूर्य एक है, कृत्रिम सूर्य एक है, क्या है दोस्तों? ऑप्शन है, एक है परमाणु संलयन रिएक्टर, ऑप्शन बी है स्टीम टरबाइन, ऑप्शन सी है उबलते पानी का रिएक्टर, ऑप्शन डी है परमाणु विखंडन रिएक्टर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कृत्रिम सूर्य एक है, एक क्या है, परमाणु संलयन रिएक्टर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों सूर्य के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सूर्य गर्म गैस का एक क्या है, विशाल चमकता हुआ गोला है। क्या है दोस्तों, एक चमकता हुआ विशाल क्या है, गोला है। क्या है, गर्म गैसों का। इसके अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों, तो अधिकांश मात्रा में, अधिकांश मात्रा में यानी 90%, 91% मात्रा में क्या पाया जाता है इसके अंदर, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। कौन सी गैस दोस्तों, हीलियम। हीलियम, ठीक है दोस्तों। अधिकांश मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। कितनी परसेंट मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, तो ये पाई जाती है 91% हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है अधिकांश मात्रा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। किस प्रयोगशाला ने आदित्य L1 के लिए प्लाज्मा विशेषक पैकेज बनाया। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो भौतिकी अनुसंधान, ऑप्शन एक है जेट प्रणोदक प्रयोगशाला, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है DRDO। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिकी अनुसंधान कौन सी दोस्तों, अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों, तो ये प्रयोगशाला कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो यह प्रयोगशाला कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। तो ये प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। कहाँ पर दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। नासा द्वारा साइकी मिशन है, नासा द्वारा साइकी मिशन है। तो साइकी मिशन कौन सा है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अद्वितीय धातु समुद्र क्षुद्र ग्रह की यात्रा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नासा द्वारा साइकी मिशन है। तो नासा द्वारा साइकी मिशन कौन सा है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह की यात्रा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के निर्माण में शामिल नहीं है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, तो मिट्टी के निर्माण में कौन शामिल नहीं है। तो मिट्टी के निर्माण में ऑप्शन ए है खनिज पदार्थ, ऑप्शन बी है पत्ते, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है पानी। देखो मिट्टी के निर्माण में पत्ते शामिल नहीं होंगे दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो खनिज पदार्थ होते हैं और उससे क्या मिट्टी का निर्माण होता है, वायु, जैसे हवा के माध्यम से मिट्टी के कण उड़कर आ जाते हैं, उससे क्या होता है, सॉल का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। देखो पानी के साथ भी मिट्टी का बहाव होता है, तो उससे क्या मिट्टी का निर्माण होता है, सॉल का निर्माण होता है दोस्तों। तो ए और सी और डी राइट कैसे हैं, सही है, और बी ऑप्शन कैसा है दोस्तों, गलत है। तो निम्नलिखित में मिट्टी का निर्माण में शामिल नहीं है, तो पत्ते निर्माण में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद प्राप्त करने में नहीं किया जाता है। देखो खाद को क्या बोलते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद। कौन सा वाला खाद? खेतों में डालने वाला। देखो पौधे के द्वारा बनता है सत्य है, जानवरों से भी बनता है, पत्थर से बनता है क्या दोस्तों? पौधे, जानवर और पत्थर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नहीं किया जाता। तो दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो खाद का निर्माण पत्थर से नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो पौधों के द्वारा भी किया जाता है, जानवरों के द्वारा भी किया जाता है। देखो यहाँ पर दे रखा है पौधे और जानवर दोनों, लेकिन पत्थर के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। डैश का उपयोग घर पर खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है? रिक्त स्थान भरें। तो भरो दोस्तों, रिक्त स्थान भरते हैं। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है केरोसिन, ऑप्शन सी है सूखे नीम के पत्ते, ऑप्शन डी है चीनी। तो डैश का उपयोग घर पर खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है। दोस्तों जब हम अनाज वगैरह रखते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? खाद्यान्न भंडारण करते हैं, जैसे टंकी वगैरह में। तो किसका उपयोग करते हैं हम? किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो सूखे नीम के पत्तों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सूखे नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं। नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो नीम की पत्ते, सूखे नीम के पत्ते का उपयोग करते हैं। जब भी हम अनाज वगैरह का भंडारण करते हैं उसके अंदर नीम की पत्तियों को क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो उससे क्या है? तो कीड़े वगैरह नहीं लगते। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। फीफा किस खेल का टूर्नामेंट है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो फीफा किस खेल का टूर्नामेंट है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो फीफा फुटबॉल, ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बेसबॉल, ऑप्शन सी है रग्बी, ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो फीफा किस खेल का टूर्नामेंट है? तो बास्केटबॉल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक परियोजना में शामिल है। एक परियोजना में शामिल है। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या शामिल है? इंक्लूडिव होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? केवल क्षेत्र कार्य होता है क्या? क्षेत्र कार्य और डैश कार्य। रटना सीखना, तो रटना तो होगा ही नहीं दोस्तों, केवल डैश कार्य। तो केवल शब्द लगाए तो गलत हो गया दोस्तों। डैश कार्य, केवल डैश कार्य ही होगा, ऐसा है नहीं हो सकता दोस्तों। केवल क्षेत्रफल, ये वाला ऑप्शन भी हट गया। देखो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। इस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। परावैंगनी यानी यूवी किरण की उच्च मात्रा स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया का शोध का कारण बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्लोकोमा, काला मोतिया, ऑप्शन बी है अपवर्तक त्रुटियां, ऑप्शन सी है अम्बिलोपिया, ऑप्शन डी है हेम अंधपन, स्नो ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जब यूवी यानी परावैंगनी किरणों की उच्च मात्रा में कॉर्निया पर शोध का कारण बनता है। क्या कारण बनता है दोस्तों? इससे क्या होता है? अंधापन आ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अंधापन आ जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस वर्ष गुजरात के भुज क्षेत्र में कुख्यात भूकंप आया था, जहां 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 2004। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या है? 2004। तो किस वर्ष गुजरात के भुज क्षेत्र में कुख्यात भूकंप आया था, जहां 1000 से अधिक लोग मारे गए थे? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 2001 में। कब आया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 2001 को यह भूकंप आया था। कब आया था दोस्तों? तो 26 जनवरी, याद रखेंगे 26 जनवरी 2001 को आया था। उस दिन हम कौन सा वाला 51वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे? कौन सा दोस्तों? 51वां। याद रखेंगे 51वां क्या मना रहे थे दोस्तों? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस क्या मना रहे थे दोस्तों? तो गणतंत्र दिवस। कौन सा वाला? 51वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे। ये कितने समय के लिए आया था दोस्तों? तो 2 मिनट से कुछ ज्यादा। कितना? 2 मिनट से कुछ ज्यादा। समय क्या था दोस्तों? समय था दोस्तों 8:46 पर।
कौन सा समय था दोस्तों? 8:46 पर। इसकी भूकंप तीव्रता कितनी नापी गई दोस्तों? तो भूकंप तीव्रता नापी गई थी कितनी दोस्तों? तीव्रता नापी गई 7.7। कितनी दोस्तों? 7.7। और रेक्टर पैमाने पर कितना था दोस्तों? रेक्टर पैमाने पर, तो दोस्तों रेक्टर पैमाने पर कितना था? तो रेक्टर पैमाने पर था दोस्तों 6.9। कितना दोस्तों? 6.9 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस भूकंप के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी दोस्तों। देखो दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 लोग से अधिक मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे लोग इस भूकंप के कारण मारे गए। कब आया था दोस्तों? 26 जनवरी 2001 को आया था। 51वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, 2 मिनट के लिए आया था दोस्तों। 8:40 पर। कितने समय पर आया था दोस्तों? 8:40 पर आया था। भूकंप तीव्रता कितनी थी दोस्तों? 7.7 की थी। रेक्टर पैमाने पर पूछते हैं तो 6.9 की थी दोस्तों। कब आया था दोस्तों? तो 2009 में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। गुजरात के भुज क्षेत्र में। कहाँ आया था दोस्तों? तो भुज क्षेत्र में। कहाँ पर आया था? गुजरात के भुज क्षेत्र में। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के साथ जीवमंडल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है परिमंडल, ऑप्शन बी है पर्यावरण, एनवायरमेंट, ऑप्शन सी है ब्रह्मांड, ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? परिमंडल, इको स्फीयर क्या कहते हैं दोस्तों? तो इको स्फीयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें क्या मिलता है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल और जीवमंडल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस के साथ किस गैस के दूषित होने से अम्ल गैस बनता है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के मिलने से क्या बनता है दोस्तों? प्राकृतिक गैस के साथ अम्ल गैस बनता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 87। नेशनल दोस्तों नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन ऑफ यूएसए के अनुसार तीसरी कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी छात्र बताते हैं कि पढ़ाने की दक्षता के लिए निम्नलिखित में से इनमें से किस अंतर संबंध कौशल की आवश्यकता है? ऑप्शन 1 है भाषा और संचार, ऑप्शन 2 है यानी नंबर 2 है पढ़ने की यांत्रिकी, ऑप्शन 3 है सामग्री ज्ञान। सही कोड को चुनना है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तो नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन यूएसए के अनुसार तीसरी कक्षा तक पढ़ाने वाले छात्र बताते हैं कि दक्षता के लिए निम्नलिखित से किस अंतर संबंध कौशल का आवश्यक है? दोस्तों भाषा और संचार का होना भी आवश्यक है, पढ़ाने की यांत्रिकी का भी होना आवश्यक है और सामग्री का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे विद्यालय में कोई सामग्री रखी है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम उस सामग्री का क्या करेंगे? जब उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए? जानकारी भी होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सभी हो जाएंगे। ऑप्शन में क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1, 2 और 3 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वेब 2.0 शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वेब 2.0 शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? 1991 में, 1998 में, 2004 में, 2010 में। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी दोस्तों? 2004 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 2004 में हुई थी। वेब शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 2004 में, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से किसके सीखने के अनुभव को अप्रत्यक्षता की ओर प्रत्यक्षता की निरंतरता पर व्यवस्थित किया, जिसका संबंध सार की निरंतरता से है? दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सीखने के अनुभवों को अप्रत्यक्षता की ओर से प्रत्यक्षता की निरंतरता पर व्यवस्थित किया, जिसका संबंध क्या है? सार की निरंतरता से है। ऑप्शन ए है एडगर डेल ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्रूस ने, ऑप्शन सी है जीन पियाजे ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो एडगर डेल ने कहा था। क्या कहा था? कि सीखने का अनुभव क्या है? अप्रत्यक्षता और
प्रत्यक्षता दोनों है, निरंतरता होनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होना और अप्रत्यक्ष भी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और उसकी निरंतरता भी बनाई रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्षेपित परंतु अचल दृश्य TLM अध्यापन अधिगम सामग्री है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूछ रहा है दोस्तों। प्रक्षेपित कौन सी वाली दोस्तों? प्रक्षेपित। तो ऑप्शन ए है फिल्म स्ट्रिप्स, तस्वीर है, टेलीविजन, होलोग्राम। दोस्तों प्रक्षेपित सामग्री कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने पर्यावरण अध्ययन के 31 से 61 से लेकर के 90 तक कुल 30 प्रश्न हल किए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।